Hello guys, today we are going to start a new chapter of class 11th accountancy, that is heading theory base of accounting. We are going to revise this chapter in a fast track manner. Okay, तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर वैल्यूएबल टाइम. Page number 26. Come to page number 26. Heading generally accepted accounting principle. Generally accepted accounting principle. In order to maintain the uniformity and consistency in accounting records, certain rules and principles have been developed which are generally accepted by the accounting profession. It means certain rules and regulations are developed for accounting profession which follow we all accounting profession. Okay, means सारे अकाउंटिंग प्रोफेशन ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन रूल्स एप्लीकेबल किए गए हैं, बनाए गए हैं, डेवलप्ड किए गए हैं, ये बनाए इसलिए गए हैं ताकि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करी जा सके. ओके, यूनिफॉर्मिटी देखिए, हम किसी ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करते हैं, सेम वे में ये ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला भी उसी तरीके से रिकॉर्ड करे. तो प्रोफेशन जो अकाउंटेंट हैं उनको दिक्कत होती थी कि भाई एक जगह इसी सेम ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग दूसरे तरीके से हो रही है, फिर दूसरे एंटिटी में सेम ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग दूसरे तरीके से हो रही है, तो दे आर गेटिंग कंफ्यूज्ड. Hence, certain rules and regulation are developed, okay, which all the professional accountant follow it. Okay, these principle are certain rules regulation are as follow. Point 2.2. okay, बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट. उसमें जब आप जाइएगा तो लिखा होगा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न अकाउंटिंग पीरियड एंड कॉस्ट कॉन्सेप्ट. ओके, dual aspect thereafter, revenue recognition concept, matching concept, full disclosure, consistency, conservatism and materiality, and last objectivity. अब हम एक एक करके इन सब रूल्स को पढ़ते हैं. ओके, रिवाइज करेंगे फास्ट ट्रैक मैनर में. ये फुल कॉन्सेप्ट नहीं है, हम एक एक कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हुए चलेंगे. ओके, पहले रूल्स पे आइए जिसका नाम है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. बेटा जी, ये कॉन्सेप्ट ये बताता है, ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग बिजनेसमैन एंड बिजनेस इज कंसिडर्ड सेपरेटली. मीन्स बिजनेस और बिजनेस का ओनर दोनों अलग अलग हैं फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग मीन्स रिकॉर्डिंग करने के पर्पज से ओनर और उसका मालिक दोनों अलग अलग है बेटा जी. ठीक है, ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बस इतनी ही बातें बताता है. ओके, बिजनेस और बिजनेस का ओनर दोनों अलग अलग ट्रीट किए जाएंगे. और आप अकाउंटिंग जो करते हो, मीन्स अकाउंटेंट जो अकाउंटिंग करता है वो बिजनेस की करता है, न कि बिजनेस मैन की करता है. एक बात हमेशा याद रखिएगा, अकाउंटिंग आपकी बिजनेस की होती है, न कि बिजनेस मैन की. ओके, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट सिर्फ दो बातें आपको बताता है बेटा जी. वो क्या है कि फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग बिजनेस एंड इट्स ओनर आर कंसिडर्ड सेपरेटली. दोनों को अलग अलग कंसिडर किए जाएंगे. बिजनेस का मालिक अलग है और बिजनेस उसका अलग है फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग. ओके, नॉट फॉर अदर पर्पज. और दूसरी बात ये बताता है कि आप जो अकाउंटिंग करते हो वो बिजनेस के बुक में करते हो, न कि बिजनेस मैन के बुक में करते हो. ओके,
बस ये इतना ही बातें बताता है। हम रीड कर देते हैं। एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी का कंटेंट मैं फॉलो कर रहा हूँ। The concept of the business entity assume that business has distinct means separate and separate entity from its owner। वही बातें बता रहा है कि बिजनेस और बिजनेस का ओनर सेपरेट हैं, डिस्टिंक्ट हैं एक दूसरे से। इट मीन्स दैट फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग द बिजनेस एंड इट्स ओनर आर टू बी ट्रीटेड एज टू सेपरेट एंटिटी। ओके बेटा जी, मतलब बिजनेस को अलग से ट्रीट किया जाएगा और बिजनेस के ओनर को अलग से ट्रीट किया जाएगा। ओके, चलिए ये कॉन्सेप्ट ओवर होता है। आगे दूसरा कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, दैट इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ओके, मनी मेजरमेंट बेटा जी कॉन्सेप्ट ये बताता है, मेरी बात ध्यान से सुनते रहिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये बताता है कि आप रिकॉर्डिंग उसी ट्रांजैक्शन की करेंगे या फिर इवेंट की करेंगे, आप ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग, उसी ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करेंगे जिसको मनी टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। ओके, जिसको मनी टर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है बेटा, उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं की जाती है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, transaction or event which cannot be measured or expressed in terms of money, those transaction not recorded in the books of account। ओके, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ओके, पढ़ देते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मेजरमेंट स्टेट दैट ओनली दोज ट्रांजेक्शन एंड इवेंट एंड हैपनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन which can be expressed in terms of money such as sale of goods or payment of expenses or receipt of income etc। बेटा जी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को, एग्जाम्पल के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्टाफ है, आप उसकी सैलरी पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, यू पे हिम सैलरी एवरी मंथ। ओके, तो जब आप उसको हर महीने सैलरी पेमेंट कर रहे हो तो उसका एक टर्म है, जैसे उसको आप सैलरी कितना दे रहे हो, 20,000, 22,000, 25,000, 30,000, 40,000, मतलब XYZ जो भी है पर मंथ, तो आप इसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सैलरी का बेटा जी जो एग्जैक्ट फिगर है, वी कैन एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ मनी। ओके, और वहीं पे एक चीज देखिए, आपका जो स्टाफ है वो कितना अच्छा है या फिर उसकी क्वालिटी पे जाएं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाएं, तो उसकी कोई अकाउंटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं होती है। क्वालिटी को हम मेजर नहीं कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। ओके, क्वालिटी कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, हेंस इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ओके, तो सैलरी की अकाउंटिंग करी जाएगी लेकिन स्टाफ के क्वालिटी की अकाउंटिंग नहीं की जाएगी। ओके, चलिए ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे ओवर होता है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट आपको बस यही बताता है कि आप सिर्फ उन्हीं इवेंट और ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग करेंगे जिसको आप मनी टर्म में मेजर कर सकते हैं। आप उन ट्रांजेक्शन और इवेंट की रिकॉर्डिंग नहीं कीजिएगा जिसको आप मनी टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ओके, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा जी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है या फिर बताता है कि आपका जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करेगा, सरवाइव करेगा। मीन्स कोई भी बिजनेस बेटा जी ओपन किया जाता है तो वो ऐसा अज्यूम किया जाता है कि ये लॉन्ग टर्म तक चलेगा, मतलब लंबे समय तक ये चलेगा। मेरी बात समझिएगा, कोई भी बिजनेस ओपन करता है तो वो ये सोच के ओपन नहीं करता है कि उसका बिजनेस आज ओपन हुआ है 2 महीने के बाद बंद हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी बिजनेसमैन ये सोच के बिजनेस ओपन नहीं करता है कि आज हमारा बिजनेस है और कल को वो बंद हो जाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम बिजनेस अपना ओपन करते हैं वो लॉन्ग टर्म सस्टेन करने के लिए, लॉन्ग टर्म सस्टेन करने के लिए ओपन करते हैं। ठीक है, कोई भी बिजनेसमैन को बेटा जी बहुत ये खराब लगता है कि वो बिजनेस करता है और उसका बिजनेस 2-3 महीने के बाद या 1 साल कंटिन्यू करने के बाद बंद हो जाता है। ये कोई भी बिजनेसमैन नहीं चाहता है कि उसका बिजनेस बंद हो। आगे चलते हैं, पढ़ते हैं, रीडिंग देते हैं। द कंसेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न अज्यूम दैट द a business firm would continue carry out
would continue to carry out its operation indefinitely, that is for a fairly long period of time, means लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो सर्वाइव करना चाहता है, सस्टेन करना चाहता है, एंड वुड नॉट बी लिक्विडेटेड इन फॉरसीएबल फ्यूचर, मतलब फ्यूचर को जहाँ तक एस्टिमेट किया जा सकता है उस टाइम फ्रेम में ये बंद नहीं हो सकता है, ऐसा हम ये अज्यूम करते हैं। चलिए, this is an important assumption of accounting as it provides the very basis for the showing the value of asset in the balance sheet। अभी बैलेंस शीट के बारे में आप कुछ नहीं जानते हो तो उसको इग्नोर करो। चलिए, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे ओवर हो जाता है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ यही बात बताता है, एक ही बात बताता है कि आपका जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करेगा, ठीक है, कंटिन्यू करेगा। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, बेटा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट आपको ये बात बताता है, ये बात बताता है कि आप बिजनेस कंटिन्यू करते हो, बिजनेस कंटिन्यू करते हो मतलब बिजनेस को ऑपरेट करते हो स्मूथली, तो आपके मन में ये डिज़ायर होता है कि हम एक टाइम फ्रेम में कितना प्रॉफिट अर्न किए हैं या फिर लॉस को फेस किए हैं ये हम जाने, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए कि हम एक बिजनेस रन कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद कितना हमें प्रॉफिट हुआ है और कितना हमें लॉस हुआ है। देखिए, दो ये प्रॉफिट लॉस एक टाइम पे दोनों कभी नहीं हो सकती हैं, या तो आपके बिजनेस में प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। ओके, मेरी बात ध्यान से समझते रहिएगा। एक टाइम फ्रेम के बाद आपको ये जानने की इच्छा होती है कि हमारा प्रॉफिट हुआ है, हमारे बिजनेस का प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। ओके, तो इसी टाइम को, ठीक है, इसी टाइम फ्रेम को हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। इसकी इस टाइम फ्रेम में जो अकाउंटिंग करेंगे इस पीरियड में, तो इसी को हम लोग बोल देते हैं अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। जैसे पढ़ते हैं, accounting period refers to span of time at the end of which financial statement of an enterprise are prepared। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटा जी क्या होता है, तो वो एक हिसाब किताब करने का स्टेटमेंट होता है जिससे ये आपको मालूम होता है कि आपके बिजनेस में कितना फायदा हुआ है या फिर नुकसान हुआ है। ओके, ये एग्जैक्ट फिगर आपको बताता है। कौन एग्जैक्ट फिगर बताता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये एक तरीके का ऐसा स्टेटमेंट है जो आपके बिजनेस का प्रॉफिट दिखाता है या फिर लॉस दिखाता है। जो भी आपने फेस किया है या फिर गेन किया है वो ये रिप्रेजेंट कर देता है। ओके, जैसे मान लीजिए आप 3 महीने के बाद आप अपना बिजनेस का पोजीशन जानना चाहते हैं कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में है या फिर लॉस में है। ओके, ऐसे करके कोई 6 महीने के बाद अपना हर 6 महीने पे हिसाब किताब कर लेता है, ये जानने के लिए कि इस 6 महीने के टाइम फ्रेम में उसने कितना प्रॉफिट अर्न किया है या फिर लॉस को फेस किया है। वैसे ही, लेकिन नॉर्मली जो यूजुअली हम लोग फॉलो करते हैं वो हमारा स्पैन ऑफ टाइम होता है वो 1 ईयर का ही होता है। मतलब साल में एक बार हिसाब तो कर ही लेना चाहिए, ये एक अच्छे बिजनेसमैन की क्वालिटी होती है। ओके, ये कॉन्सेप्ट यहीं पे ओवर होता है। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट ये बताता है, ये एक स्पैन ऑफ टाइम डिसाइड कर लेता है और उसके एंड में हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लेते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, बेटा जी कॉस्ट कॉन्सेप्ट। देखिए, बिजनेसमैन में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते, बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, सॉरी बिजनेसमैन में नहीं, बिजनेस में, एक बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते रहते हैं। एक दिन में कई ट्रांजेक्शन होते हैं, तो मान लीजिए कुछ परचेस किया है, कुछ सेल किया है, ऐसे करके बिजनेस में यही तो होता है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ जब परचेस करी जाती है बेटा जी, कोई भी चीज़ जब परचेस की जाती है तो उसे हम लोग उसके ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ जब हम परचेस करते हैं तो उसे हम लोग एक ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कोई सामान खरीदा है 1000 रुपीज़ का, तो उसे हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में 1000 रुपीज़ का ही रिकॉर्डिंग करेंगे, नॉट 1100 और नॉट 800। ओके, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। कोई चीज़ आपने अगर 1000 की परचेस की है तो उसे 1200 पे रिकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं करी जाएगी,
ओके, और न ही ये रिकॉर्डिंग 700 पे की जाएगी। ये रिकॉर्डिंग की जाएगी तो सिर्फ एक ही अमाउंट पे की जाएगी, जो कि है 1000। ओके, कॉस्ट कॉन्सेप्ट बस बेटा जी यही बात बताता है कि आप जो हो रिकॉर्डिंग करते हो, कोई भी सामान जब परचेस करते हो तो उसके ओरिजिनल कॉस्ट पे, हिस्टोरिक कॉस्ट पे। आइए पढ़ते हैं, रीडिंग दे देते हैं। कॉस्ट कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड दैट ऑल द एसेट आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट देयर परचेस प्राइस। ओके, मीन्स जिस प्राइस पे आपने परचेस किया है उसी प्राइस पे आप दिखाइए। इट इंक्लूड्स cost of acquisition, transportation, installation and making charges, making the asset ready to use। मीन्स कोई भी सामान आप जब परचेस करते हो तो उसको आपके यूज होने तक जितने भी कॉस्ट लगते हैं उसके ओरिजिनल कॉस्ट में इंक्लूड किए जाएंगे। ओके, जैसे मान लीजिए आपने कुछ खरीदा है 1000 रुपीज़ का और कोई एसेट परचेस कर लिया, उसको ले आने में कैरेज इनवर्ड आपका एक्सपेंसेस हुआ, आपने कुछ भाड़ा किराया उसका दिया और अपने यहाँ गोडाउन में फैक्ट्री सॉरी गोडाउन में वो उस गुड्स को रखा, तो लेबर लोग चार्ज भी लेते हैं, लेबर चार्जेस वेजेस इसको बोलते हैं। तो ये वेजेस जो आपने पे किया है, मान लीजिए उससे आपने पे किया है 200 एज अ वेजेस आपका एक्सपेंसेस है, तो नेट बेटा जी आपका ओवरऑल कॉस्ट कितना पड़ गया, 1000 का परचेस किया था और प्लस 200 ये वेजेस इंक्लूड करते हुए इसे 1200 पे आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड की जाएगी। ओके, आगे चलते हैं। डुअल, ये कॉन्सेप्ट यहीं पे ओवर होता है। आगे वाला नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बेटा जी, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट आपको ये बात बताता है कि हमारे अकाउंटिंग में एक ट्रांजेक्शन को दो जगह पे रिकॉर्ड की जाती है, एक ट्रांजेक्शन को दो जगहों पे रिकॉर्ड की जाती है। आइए पढ़ते हैं, रीडिंग दे देते हैं। डुअल एस्पेक्ट इज द फाउंडेशन ऑफ द foundation or basic principle of accounting. It provides very basis for the recording business transaction into the books of account. This concept states that every transaction has a dual or twofold effect and should therefore be recorded at two places. In other words, at least two account will be involved in recording or transaction। यदि कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए हमें दो अकाउंट की जरूरत पड़ती ही है। उसमें से एक अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा और दूसरा अकाउंट जो है क्रेडिट कर दिया जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। ये कॉन्सेप्ट यही बताता है कि आपको एक ट्रांजेक्शन को दो जगहों पे रिकॉर्ड किया जाएगा। ओके, और मैं एक और बात बता देता हूँ, दो जगहों पे रिकॉर्ड करेंगे तो एक जगह वो होगी डेबिट और दूसरी जगह होगी क्रेडिट। ओके, आगे चलते हैं। डुअल एस्पेक्ट ओवर। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट जैसे बेटा जी कॉस्ट कॉन्सेप्ट में आप सारी चीज़ें कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते थे, एक्सपेंसेस वाला पार्ट। तो सेम वे में जब आप सेल करते हो सामान को, जब सेल करते हो, सेल आउट करते हो आप सामान को, तो रेवेन्यू उसे बोलते हैं। तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, रिकॉग्नाइजेशन का यहाँ पे मीनिंग है, ध्यान दीजिएगा, रिकॉग्नाइजेशन का यहाँ पे मीनिंग है रिकॉर्डिंग करना। जब बेटा जी ये कॉन्सेप्ट ये बताता है कि आप अपने बुक्स में रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज कर सकते हो। रिकॉग्नाइज का मतलब है रिकॉर्ड कर सकते हो, रिकॉर्डिंग कब कर सकते हो आप रेवेन्यू की। तो आइए पढ़ते हैं ज़रा, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन रिक्वायर्स दैट ऑल द रेवेन्यू फॉर द बिजनेस, मीन्स जितने भी आपके रेवेन्यू होंगे for the business transaction should be included in the accounting records only when it is realized। वो तभी रिकॉर्ड किए जाएंगे जब आप उसे रियलाइज कर लो। अब बेटा जी ये रियलाइज्ड क्या होता है, इस बात में हम फंस गए। आइए आगे पढ़ते हैं, शायद क्लियर हो जाए। आगे चलते हैं। Here arises two question in our mind. First is termed as revenue and other when revenue is realized। Let's take the first one, revenue। revenue का मतलब है बेटा जी ग्रॉस अमाउंट, जो आप
गुड्स को सेल या फिर सर्विस प्रोवाइड करते हुए जो कस्टमर से आप अमाउंट रिसीव करते हो उसी को हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू। ठीक है, दूसरा वाला पॉइंट देखिए, सेकेंडली, यहाँ पे सेकेंडली रेवेन्यू इज assumed to be realized when legal right to receive it arise, means the point of time when goods have been sold or service has been rendered. Thus the credit sale are treated as revenue on the day sales are made and not when money is received. जैसे आपने क्रेडिट सेल किया हुआ है तो आपको पैसा तो मिलता नहीं है, आप सिर्फ सामान दे देते हो, लेकिन सामने वाला तो पैसा देता नहीं है। क्रेडिट पे सेल करने का मतलब है आपने उधारी ट्रांजेक्शन किया है, उधार सेल आउट किया है। ओके, तो जब आप उधार सामान बेचते हो तो आपको सामने वाला कोई भी पैसा नहीं देता है, कोई भी पैसा नहीं देता है, तो आप क्या करते हो कि आप उसे सामान दे देते हो और वो बोलता है कुछ दिनों के बाद वो आपको पैसा रिटर्न कर दे। रिटर्न करने का मतलब है कि पेमेंट कर देगा। ओके, तो यहाँ पे अब बात हो गई कि हम इस ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग करें या ना करें। तो बेटा जी आपके लिए वो लीगल राइट अराइज हो चुका है ऑलरेडी। जैसे ही आपने गुड्स उसको ट्रांसफर किया, आपका वो पूरा लीगल राइट हो गया है कि आप उससे पैसा रिसीव करने वाले हो। अगर वो पैसा नहीं देता है तो आप कोर्ट में जा सकते हो उसके अगेंस्ट। ओके, तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि आप रेवेन्यू को तभी रिकॉग्नाइज दैट इज रिकॉर्ड करिएगा जब आपके हाथ में लीगल राइट टू रिसीव अराइज हो जाए। ओके, चलिए, द कॉन्सेप्ट इज ओवर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट